जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनके लिए कोशिश करें कि इनको जिस भी इदारे में ये फिट हो सकें इनको कोई जॉब्स वगैरह के लिए कोशिश करें। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरे साथ मुंसलिक रहें, राब्ते में रहें, तो मैं जब जहाँ जहाँ मिलेगा मैं उसको करूँगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने इक़दाम किया है। अगर हर डेरे पे इस तरह होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत जल्दी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जो है वो सूरत धार सकता है। अच्छा, इसमें मेरे साथ एक और भी बात है देखने वाली कि जिस तरह आपने बताया कि मेरे शायर होने का या रावी होने का आपको फेसबुक से पता चला, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या कि आपको फेसबुक से कोई लगा कि इसका तो बड़ा फ़ायदा है यार, इसमें मेरी ज़िंदगी में ये एक मुस्बत तब्दीली आई है, कोई गुमशुदा दोस्त मिला है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है? वह सच्ची बात तो ये है जी कि फेसबुक को मैं इतना अच्छा समझता नहीं हूँ। आप जैसे दोस्त जब नज़र आ जाते हैं तो फिर खुशी होती है और फिर मुझे अफसोस नहीं होता कि मैं इसको इस्तेमाल किया मैंने। बस दोस्तों को देख के अफसोस नहीं होता कि मैंने इसे इस्तेमाल किया है। अच्छा, जिस तरह आप गूगल है या जो आप लोग आपके नौकरियां ढूंढते हैं, हाँ जी, तो रेहान भाई ने बड़ी खूबसूरत बात किया जाते हुए कि आप ये ना सोचें मैं शेखपुरा में रह रहा हूँ, आप दुनिया में रह रहे हैं। सही है। तो अगर ऑनलाइन को बंदा उन्हें बता दे कि अमेरिका में ऑनलाइन नौकरी हैं और आप यहाँ बैठ के कमा सकते हैं, तो ये और बड़ा नहीं हो जाएगा कैनवस थोड़ा सा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। इसमें तो जो मुतवस्त बल्कि मुतवस्त से भी नीचे तबके के लोग हैं, आपने कुछ अंदाज़ा लगा भी लिया होगा इस आबादी का, और ये 95% तो इसी तरह की आबादी है। 5% लोग हैं जो सिविल लाइन या ऐसे DHA वगैरह में रहते हैं, तो उनके मसाइल होते नहीं हैं, या होते होंगे तो उनके मसाइल अपने हैं। यहाँ तो दाल रोटी के मसाइल ज़्यादा हैं, बैठने के मसाइल ज़्यादा हैं, और छत के मसाइल ज़्यादा हैं कि छत होनी चाहिए। अच्छा, हमने अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं शाहिद जोया जी, वो खादेवाल के करीब उनका गांव है और वो लोगों को सैकड़ों फैक्ट्रियां लगा के दे चुके हैं। अच्छा, मसलन वो कहते हैं किसी चीज़ को खुशक करके बेचना है तो 15,000 की मशीन लगती है, फैक्ट्री लगा लो। और उनके पास बहुत सारे वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए हुए फैक्ट्रियाँ लगा के उन्होंने रखी हुई हैं कि जाके बंदे देखें और अपने इलाके में रेप्लिकेट करें। तो किसी दिन क्यों ना हम उनके जाके विज़िट करें, और जो वो लोगों को दे रहे हैं सहूलत, 15,000 20,000 में कोई फैक्ट्री लगा ले अपने घर में, कोई जूस निकालने की, कोई शरबत बनाने की, सैकड़ों आइडियाज़ उनके पास हैं। तो अगर आपके इलाके में आ जाएँ तो बेरोज़गारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है जी। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर जिस मोहल्ले में 15% बच्चों को भी कोई अपने तौर पे कुछ करने और कमाने के काबिल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाए पड़ेगा। तो ये हम अपने भतीजे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जोया साहब का ढूंढ के पेज आपको दिखाएं और बताएं कि वो क्या क्या फैक्ट्रियाँ लगवा रहे हैं, शायद जोया। बल्कि लिंक आपको भेज देते हैं रेहान भाई अभी। तो बहुत सारे लोग हैं, रेहान भाई का इस तरह मिशन है, उनके साथ हमारा भी वो मिशन बन गया है कि हर बंदा जो है, हर पाकिस्तानी, उसे 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन कमाने के ज़्यादा मौके हैं, आपको सैकड़ों मिसालें मिल सकती हैं कि बंदे यहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को पता है। तो अगर हम अपने लोग जो आपके पास आते हैं उनके साथ ये भी शेयर करना शुरू कर दें एक विजडम, तो वो ज़्यादा बड़ा पैमाने पे तब्दीली आ सकती है। अगर उन्हें गाइड किया जाए तो बहुत सारा टैलेंट है इन लोगों में, बड़ी मेहनत कर सकते हैं। और अगर उन्हें सिर्फ पता हो ना जी जी कि इस तरह करने से, इस पे मेहनत करने से हमें कुछ अर्निंग हो सकती है, हम कुछ कमा सकते हैं, घर का दाल रोटी चल सकता है, हम अपने वालिदैन के लिए कोई उनकी मददगार साबित हो सकते हैं फाइनेंशियली, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। पिछले 2 साल में आप जब से फेसबुक पे एक्टिवेट हुए हैं, फेसबुक तो आप चलाते हैं, वीडियो पे जब से आए हैं, आपकी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट आया है वो इनको बताएं ना कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है अपना। अच्छा, मैं ज़रूर, क्योंकि माइक्रोफोन आप जी ज़रूर सर, ज़रूर। अच्छा, मेरे सब इस तरह हुआ है कि मैं जो एक अरसा तो हमारा इकट्ठा गुजरा, जो हमारा अमली सियासत का दौर था, तो मैंने जो पूरी ज़िंदगी में किया, जब से मुझे ये पता चला कि ये जो सोशल मीडिया है कितनी बड़ी ताकत है और आपकी आवाज़ कितने लोगों तक पहुँच सकती है, उसका मुझे इस तरह पता चला कि मेरे एक दोस्त हैं लायलपुर में, फैसला सुलेख मेला उनका दार है, उन्होंने एक दिन कहा कि अपनी शायरी कुछ सुनाओ ना। उन्हें पता था मैं शायर हूँ। मैंने उन्हें सुनाई, उन्होंने कुछ 4 मिनट की मेरी वीडियो बनाई, उसको एडिट किया और डाल दी।
अब उसके बाद जो मुझे बंदा मिल रहा है कि आपकी शायरी हमने सुनी है, तो मैंने 2-4 महीने, इनको भी पता चला, 2-4 महीने मैंने गौर किया कि यार मुझे तो हज़ारों लोग जो मिल रहे हैं मेरी शायरी पे बात कर रहे हैं। तो मैं 30 साल से शायर था, मेरी किताबें छपी थी, 500 किताबें मैंने बांटी में, फिर भी नहीं पता चला, हर बंदे को दे नहीं सकता था। तो एक वीडियो 4 मिनट की जो थी, उसने मेरा शायर होना जो है ना वो सबको बता दिया, और मैं एक एक्नॉलेजमेंट हो गई। तो मुझे लगा कि 4 मिनट की वीडियो मेरी पूरी ज़िंदगी की शायरी के काम से ज़्यादा वजनी। तो मैंने सारा काम इस पे अपना ले आया, कुछ इंटरव्यू किए, तो मुझे इस तरह इम्पैक्ट मिला, मुझे मर्ज़ी के लोग मिल गए, मैं रेहान भाई के पास पहुंच गया। तो जिस तरह आपकी सोच है, आपने माशाल्लाह ज़िली असम्बली में एक अदम एतमाद की तहरीक आपने कामयाब करवाई। जैसे आपको हेजिटेशन थी वीडियो बनाने में, वो बहुत इम्पोर्टेंट, इनको भी हेजिटेशन थी सुबह को ना, ये जी हर नॉर्मल बंदे को होती है जी। तो वो बताएं अपना। अच्छा, इन्होंने जब पहले दफ़ा मुझे घर आए इस्लामाबाद, तो चूँकि मेरे बेटे की वजह से मुझे मिले हैं, अर्जिश की वजह से, तो वो भी IT का ही बंदा है, उससे बहुत चीज़ें मैंने सीखी। लेकिन जब मिले तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठे हुए लाइव कर दिया कि बुल्ले शाह को शेर सुनाए। अब मुझे शेर ही ना याद है, अलग मुझे सैकड़ों शेर उनके याद है। अब मैंने कहा यार एक दफ़ा मैं उतर गया ना तो रेहान भाई के साथ दोबारा नहीं बैठना। अब मेरा सांस ही ना आया कि यार मैं कैसे शेर याद करूं, मैं लाइव जा रहा हूं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो 2-3 मिनट की बात की पूरी, जो उन्होंने मुझे पूछी थी। लेकिन जब मुझे अगला हफ्ता पूरा ही लोग देखते रहे कि रेहान अल्लाह वालों को आप जानते हैं, आपके साथ हमने देखा है, हमने आपकी ये बात सुनी है, और आप इसलिए लोगों का काम करते हैं कि अल्लाह आपके काम कर देता है, तो बड़े बंदे मेरे दोस्त बने। तो मुझे लगा यार तो बड़ा अच्छा काम है। तो फिर मैंने खुद भी लाइव होना शुरू कर दिया। अब शुरू में बहुत मुश्किल हुई 2-3 दफ़ा, लेकिन बाद में जब मैं उदास होता था लाइव हो जाता था। मैं किसी का कनाडा इंटरव्यू कर रहा हूँ, किसी का अमेरिका कर रहा हूँ पंजाबी का, अब वो मुझे अपने घर वालों से मिला रहा है, मैं अपनों से मिला रहा हूँ, तो मुझे लगता था मैं कनाडा पहुँच गया हूँ। इससे पहले आप ट्रेनिंग भी कराते थे, उनको ये बात नहीं मालूम, तो ट्रेनिंग का भी बताएं। नहीं, उनको इन्हें पता है, क्योंकि मैंने यहाँ भी ट्रेनिंग कराई नाज़मीन की। जब मैं जी मैंने कोई 300 से ज़्यादा ट्रेनिंग कराई UNDP के साथ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, नाज़मीन की ट्रेनिंग कराई, इलेक्शन कमीशन की कराई, यूथ की कराई यूनिवर्सिटियों में। लेकिन उसका कभी वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मुझे डर लगता था कैमरे से, और अगर कभी बन भी गया तो वो मैंने फॉलोअप ही नहीं किया। एक बिस्प ने मेरा लगाया था अपने पेज पे, वो मैं देखता रहा, लोगों को बताता रहा, लेकिन ये नहीं पता था डाउनलोड ही कर लो। अच्छा, जो भी मुझे कहता कि आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आप बड़ी अच्छी बात करते, मैं कहता यार उसको मैं देखूंगा तो मेरा नेचुरल फ्लो ख़राब ना हो जाए। हालांकि वो देखने से बेहतर हुआ है, मुझे अपनी कमियों का पता चला। तो अब मैं बहुत पछताता हूँ कि वो जो सारा मेरा काम था, एक पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड हो सकती थी। अगर होती तो क्या होगा? अगर होती तो आज मैं इस मुल्क के बड़े ट्रेनर्स और मोटिवेशन स्पीकर के साथ बैठा होता। अब मुझे बताना पड़ता है कि बड़े हैं। हाँ जी, नहीं साथ तो बैठो। अब मुझे बताना पड़ता है कि कासम अली शाह मेरा दोस्त है, उसने फ़लाँ वीडियो मेरा जिक्र भी किया था, वो कहते हैं हमने देखा ही कासम शाह को है। तो मेरे मैं समझता हूँ अगर मेरी भी 300 वीडियो यूट्यूब पे होती, तो अगर कोई बंदा लिखता सक्सेस कोच, तो कासम शाह के साथ कोई एक आध मेरी भी वीडियो निकल आती, जो कि अब निकलना शुरू हो गई। अब मैं खुशी होती है मुझे कोई दोस्त मुझे ढूंढे यूट्यूब पे आज़म मलिक, तो सबसे ऊपर मेरा निकल आता है, क्योंकि 200-300 वीडियो बन चुकी हैं। जब नहीं थी तो लाख तो आज़म मलिक है दुनिया में। तो आपको फ़र्क होने के लिए, अपना इम्पैक्ट बड़ा करने के लिए, मुझे लगता है लाउड स्पीकर है। आपकी आवाज़ एक कमरे में जा रही थी, आप ऑनलाइन हुए लाखों लोगों तक पहुँच रही, और महफूज भी हो रही है। मेरे बाद मेरे बच्चों तक, आने वाली नस्लों तक मेरा पैगाम पहुँचेगा। और ये जो आप खुद आप कहते हैं कि चौधरी कासम मनाई जो उनका पैगाम है, तो वो आप अमली तौर पे पहुँचा रहे हैं हज़ारों लोगों तक। तो अगर आपकी यही बातें रिकॉर्ड हो जाएं, तो उनका वो पैगाम जो आपकी ज़िंदगी का मिशन है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता है। उसके लिए थोड़ी सी झिझक दूर करनी पड़ेगी, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात करते हैं जिन्होंने ज़िला कौंसिल में अदम एतमाद लाए, एक बड़े मजबूत ज़िला नाज़म के ख़िलाफ़ लोगों को कायल किया। 200 से ज़्यादा नाज़म थे। पहले गवर्नमेंट के कैंडिडेट को नायब नाज़म के ओहदे से हराना, ये बहुत बड़ी बात थी। गवर्नमेंट के ओहदे को उसको हराया। तो ये जो सारा काम था, इनकी एक मोबिलाइजेशन की स्किल है, मोटिवेशन की स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब देखिए, जब ये पहले बैठे थे, मुझे लगता था इनसे बात नहीं होगी। तो जिन लोगों ने पहली दफ़ा सुना है, वो ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी ये पहली गुफ्तगू है। तो इनके अंदर एक पहले से मौजूद था सारा स्टफ, उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि तुम इतने अच्छे मुजस्समे कैसे बना लेते हो, तो उसने कहा कि मैं तो फालतू पत्थर हटाता हूँ, मुजस्समा पहले ही मौजूद होता है पत्थर में। तो बड़े बंदे का जवाब हमेशा इस तरह होता है। तो इनके अंदर बहुत कुछ है मेरी नज़र में। मैंने अपने बच्चों को इनको बुलाया हुआ है, उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में उसके बाद भी ये तुम्हारे चचा हैं, ये वारस है मेरी फ़िक्र के। तो शेखपुरा में बड़ा मुझे इन पे मान है। इस तरह के दोस्त मेरे हर ज़िला में अल्लाह ने मुझे दिए हुए।
इसी नोयत का जो काम कर रहे हैं, इस तरह के नहीं, ये नायाब है। तो मैं भी चाहता हूँ जो इन्होंने सीखा, जिस तरह लोगों के दिल जीते, एक ग्रुप का एतमाद हासिल किया और बेलौस किया इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती डायमंड बनाया। तो ये जो इनका तरीकाकार है, अभी जिस तरह आपको मोबाइल आपने दिया जिस मोटरसाइकिल वाले को, जो ही मैंने उसे बताया कि मियाँ लियाकत साहब को जानते हो, कहता हाँ वो डेरे वाले, मैंने को गाड़ी में बैठे, तो इनकी तरफ लपका फ़ौरन हो। तो ये मोहब्बत है लोगों के दिलों में इनके लिए, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और इसको हम चाहते हैं कि ये रोल मॉडल बने डेरा, इस तरह के डेरे हर ज़िले में बने। और एक मैं सवाल आखिर में ज़रूर पूछना चाहूँगा कि शेखपुरा में अक्सर डेरे जो हैं उस पर मुसल्ला गार्ड्स होते हैं, दुश्मनियाँ हैं, MPMN कम ही हैं जो अपनी मौत मरते, लेकिन इनके डेरे पे कभी इन्हें खौफ नहीं हुआ कि सियासी रंजिश है, कोई दुश्मन आ जाए? तो क्यों खुला होता है हर वक्त, कैसे मैनेज करते हैं? और पूरी ज़िंदगी कभी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है? अगर नहीं हुआ तो उस के पीछे क्या लॉजिक है, क्या नीयत है इनकी? देखिए जी, कुछ लोगों की जो मजबूरी है, उनकी फैमिली, उनकी दुश्मनी है, तो उनको गार्ड रखना पड़ते हैं, ज़रूरत है उन लोगों को। और कुछ लोग नौदौलतिये भी हैं जिनको जो शोबाजी भी चाहते हैं कि बस ठीक है कोई डेकोरेशन हो। जी। तो और ख़ास करके इलेक्शन के दिनों में जिस कैंडिडेट के पास 5-6 डबल कैबिन डाले नहीं हैं, गनमैन नहीं है, तो हमारे वाम उसे कैंडिडेट ही नहीं समझते। हाँ जी, संजीदा नहीं लेते, सही संजीदा लेते ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ है कि कोई मुझे मरवा देगा। जब आनी है तब किसी ने रोक नहीं लेना, तो जब तक नहीं आनी कोई मुझे मार नहीं सकता ना मुझे, इसलिए मुझे किसी का भी डर नहीं है। और मैं इसलिए गनमैन, असला और असला कल्चर के मैं ज़हनी तौर पे ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी के पास लाइसेंसी असला भी नहीं होना चाहिए, ना होगा ना बंदे मरेंगे। वाह वाह वाह। लड़ाई झगड़ा होगा जी तो छुरियां डांगों से एक आध बंदा मर जाएगा, यहाँ तो 5-5 10-10 मर जाते हैं एक ही वकूए में। और वो उसका जो होता है वो असले की वजह से। जब किसी के पास असला ही नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास असला होना चाहिए, गवर्नमेंट के अदारों के पास असला होना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसियों के पास असला होना चाहिए। आम लोगों के पास असला स्वाय नुकसान के और कुछ नहीं कर रहा। वाह। तो इसलिए मैं खुद भी पसंद नहीं करता, और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि असले पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, जबकि आम पब्लिक के बंदे के पास असला नहीं होना चाहिए। जब होगा तैश में आएगा, असला बाहर निकलेगा, नुकसान होंगे। ये मैं नहीं कहता कि इस मुआशरे में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन मर्डर इतने नहीं होंगे, इस कदर नहीं होंगे, आसानी से नहीं होंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी अपनी जान की तरफ भी फिर लोगों को तवज्जो देना पड़ेगी। अब तो यह है कि कोई बंदा भी ट्राई कर दबा सकता है, तो जब किसी से दस्त बदस्ता लड़ना है तो फिर उसे अपनी जान बनाने के चक्कर में कई बुराइयां छोड़ना पड़ेंगी। पहलवानी का भी फरोग हो सकता है, बंदे पहलवान बनते जाएंगे फिर। अच्छा ये सब नई नस्ल को आप कोई पैगाम देना चाहें इस आज की गुफ्तगू और वीडियो के हवाले से? यार आज के से पहले तो अगर मुझे कोई पूछता तो मैं उसे कहता कि यार ये मोबाइल से दूर रहो, ये तो फजूल टाइम ज़ाया करते हैं। और कभी कभी मैं डेरे पे बैठ के यही बातें होती हैं, कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा पॉजिटिव पहलू निकलता है कि जब तक ये मोबाइल नहीं थे इधर लोगों के पास, तब तक जो बच्चे थे वो सड़कों पे जाके खड़े होते थे, सिगरेट वाले खोखे के पास, कहीं पान खाना है, सिगरेट पीना है, वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होना है। तो जब से ये मोबाइल आए हैं, तो एक मैंने बात पढ़ी थी फेसबुक पे, कभी कभी अच्छी बात भी बड़ी निकल आती है कि अब इस ज़माने में तो सर उठा के वही जी सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो वो बच्चे सर झुका के अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, पॉजिटिव लगे हुए हैं, नेगेटिव लगे हुए हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सड़क पर खड़े होकर किसी से लड़ाई झगड़ा करें या ऐसा कोई। तो बड़े सारे ऐसे वकूए कम हुए हैं जो हमारे जैसी मोहल्लों में बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुझे तो आज तक पॉजिटिव पहलू बस इसका यही लगा। अब आपसे मिलके और मलिक साहब की, वो तो पहले तो मैं सिर्फ इसीलिए देखता था कि ये मेरे दोस्त हैं मलिक साहब, और अच्छे शायर भी हैं और लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं एक और नज़र से देख रहा हूँ, और आपसे मिलके तो फिर कोशिश करूँगा कि इस
जो है अलादीन का जो ये चिराग है, इसको जलाना कैसे है, इसकी रोशनी कैसे हासिल करनी है। तो अब पसीना बड़ा आ गया। तो एक बात और, जी आपने इनोवेशन हाउस बनाया है, जी जी, उस इनोवेशन हाउस में लाइब्रेरी भी है जी, डेरा भी है, डिजिटल लिटरेसी स्कूल भी है, उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, उसमें लंगर भी है जी, उसमें अखुवत का दफ्तर भी है, उसमें शायद जो है का सेंटर भी मैं बनवा दूँ। जी ठीक है। तो क्या वो रेप्लिकेट यहाँ, आप पहले तो बताएं, यहाँ पे उनको दावत दें कि वो रेप्लिकेट यहाँ भी कर लें, भी अखुवत का दफ्तर भी यहाँ भी खुला लें, एक कूलर भाई को कहें यहाँ भी लगवा दें, जो जो चीज़ें वहाँ कर सकते हैं आज कल नहीं होती, और ये कि लोग यहाँ के रहें, इस जगह को एज एन इंक्यूबेशन सेंटर हम इस्तेमाल। अच्छा, जब भाई आपने कल कहा ना कि ये बनाए शेखपुरा में पहला, तो मेरे भी ज़हन में फौरी तौर पे आया कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी होना चाहिए। और शेखपुरा में जब भी मैं आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, आवाज़ नहीं गई, आपको सब रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा जी, सिर्फ आपने सुना है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मैं जब ये इंक्यूबेशन सेंटर हमने फरुखाबाद में कल नहीं मालूम कि पता है बनाया, रेहान भाई से इफ्तिताह करवाया, तो जो जो काम हमने 20 सालों में किए थे, एक पैकेज बन गया कि अखुवत का दफ्तर यहाँ भी बन सकता है। अखुवत के नाम से हमने जो अदारा चल रहा है उसको दावत दी, वो फरुखाबाद आ गए, उन्होंने आज 15 करोड़ के वहाँ पे लोगों को बिलासूद कर्जे दिए हुए। तो ये सारा मुमकिन हुआ कैसे कि हम देखते रहते थे उनकी सरगर्मियाँ। तो अगर उसका एक दफ्तर यहाँ भी बन जाए, और जो हमने वहाँ लाइब्रेरी बनाई है, इन्हें भी किताबों का शौक़ है, कुछ किताबें और हम ले आएँ, और जो बंदे यहाँ बैठते हैं डेरे पे या बच्चे आते हैं, वो कोई किताब लेके भी पढ़ सकते हैं। तो वो सारा जो 5 चीज़ें 6 आपको पसंद आई, तो मेरी कल ही अच्छा अच्छा जी, अच्छा वहाँ लाइब्रेरी जो मेरी ज़ाती किताबें थी, मैंने उसकी लाइब्रेरी बना दी पब्लिक की, और 3 दिन लड़कों के लिए, 3 दिन बच्चियों के लिए, कि वो आए वहाँ बैठ के पढ़ें, चाय कॉफ़ी पिएँ, डिस्कशन करें, वो किताबें उनमें से फ़ायदा उठाएं। और 100 बंदे का, हाँ जी, वाईफाई लगा दिया कि वाईफाई यूज़ करें। और एक दस्तरखान, आपको पहले भी आप तशरीफ़ लाए थे, मेरे घर में था, दरमियान में बंद हो गया, वो दोबारा शुरू किया। उसके पीछे मेरा ख्याल था कि मेरे घर के किचन का ख़र्चा जो है ना 1000 से 1500 है, और अगर मैं 100 बंदों के लिए सादा सा खाना बनाऊँ तो उसका खर्चा 4000 है। तो मैं उसी में से खा लेता हूँ, 1500 मेरा वो बच जाता है। तो कोई दोस्त मेरे साथ शामिल हो गए हैं और आए, वो जिसको कहीं खाना नहीं मिलता वो वहाँ आके खा लेते हैं। ये मेरे मेहमान थे, सुबह किसी ने नाश्ता बना कर भेज दिया, वो घर वालों ने खा लिया। जहाँ लंगर होता है वहाँ बरकत होती है, और उसका एक फ़ायदा है कि एक आध डोंगा 2-4 डिशें बच ही जाती हैं। कुछ शाम में मेहमान आ जाए उसकी भी खिदमत कर लेते हैं। डिस्पेंसरी मौजूद है, फिल्ट्रेशन प्लांट एक लगाया है, उसका फ़ायदा है कि जो मेरा स्कूल है उसके बच्चे भी साफ़ पानी पीते हैं, गली के लोग भी भर के ले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने 20 सालों में सीखी, वो 1 साल में यहाँ शिफ्ट हो सकती है। और ये जो कि ज़िले का सेंटर है शेखपुरा का, तो हम चाहेंगे और करेंगे इनसे मिलके कि वो डेरा तो पहले से मौजूद है, लोगों की खिदमत पहले ही कर रहे हैं, लोग आके रह रहे हैं। तो वो जो बाकी इनोवेशन हमने की हैं, शेखपुरा इनोवेशन हाउस, इसे हम डिक्लेयर करेंगे। और वो सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें तो इसी हफ्ते में इंशाल्लाह कर लूँगा। और आप जहाँ से घूम के आएंगे, इस्लामाबाद से या जहाँ भी जा रहे हैं TOT के लिए, वापसी आपको इनोवेशन हाउस इंशाल्लाह यहाँ नज़र आएगा। चेक इन मारना शुरू हो जाए। हाँ जी, चेक इन करना, मतलब सवाल जवाब करना इस पे। अच्छा क्यों नहीं, अगर इस तरह ये जो हमने सारे किए हैं तजुर्बात, दोस्तों से सीखे, ऑनलाइन रिसर्च करके, अगर ये सारे अच्छे काम हम यहाँ भी शुरू करना चाहें, इस डेरा पे जो एक दरवेश की, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ अच्छे काम नहीं होते? नहीं पहले से होते हैं, ये भी 2-4 इजाफा हो जाए। और वैसे उसमें ये भी शामिल हो जाए। साफ पानी तो पहले ही मुहैया किया हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट जी, माशाल्लाह। तो ये आइडिया नया है कि यहाँ लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी की कोई सहूलत मुहैया की जाए। ये नया आइडिया, और मैं इंशाल्लाह ताला आपने दिया और मैं इस पे काम करूँगा और इसको जी। डिजिटल लिटरेसी तो 2 जो बंदे हैं उसको हमने फॉर्मल शक्ल देनी है कि डिजिटल लिटरेसी पढ़ाएँ। उसमें हमारे पास ये बेटा इनका मौजूद है, वो पढ़ाएगा। वो जिस तरह हमें भी सारा कुछ करके दिया है, वाईफाई हॉटस्पॉट, लोगों को भी सिखाएगा। और अखुवत का दफ्तर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अमजद साकिब साहब से कि उनका दफ्तर है बहारशाह के करीब, तो अगर कोई दोस्त उन्हें वॉलंटियर करे, कोई कमरा एक, तो वहाँ पे वो दफ्तर बना देते हैं। उसका एक बिलासूद कर्जे लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं, और उसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। आप पहले से जानते हैं सिस्टम को। जी, मैं जानता हूँ। तो वो भी अगर यहाँ बन जाए तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा अच्छा एक कदम होगा। उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और जो इंटरवेंशन हो सकती हैं, मुझे इनसे बात करने से पहले ही पता था इन्हें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी अच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं। डिजिटल लिटरेसी स्कूल में हम
ये पढ़ाते हैं कि ये मोबाइल जो बेकार सी चीज़ है उसको अच्छी चीज़ में कैसे करना है, सही। व्हाट्सएप कैसे चलाएं, फेसबुक पे अच्छे फाइल कैसे करें, यूट्यूब पे नौकरी कैसे ढूंढें, यूट्यूब पे करोड़ों पे साल का कैसे कमाएं, सीखें कैसे, वीडियो बना के नहीं बल्कि इल्म हासिल करें, एक अच्छा चावल कैसे उगाएं, अच्छा वीट कैसे उगाएं, टमाटर को कैसे सुखाएं, आलू से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, ये सब चीज़ें अभी मौजूद हैं लेकिन कोई करता नहीं। और इसी तरीके से इजी पैसा है, जैज़ कैश है, दराज है, एटसी है, ईबे है, अमेज़ॉन है, ये लोगों को पता ही कोई नहीं है, तो हम उसको आधे घंटे में मुका के एक सर्टिफिकेट देते तो तुझे रिलेटेड हो गया बस ये कर। रिहान साहब, जब मंडी में चावल या मूंजी की कीमत 2200 रुपया मन होगी या आलू की कीमत 2200 रुपया बोरी होगी, तो आप कैसे उसे मोबाइल से वो 2400 या 4500 की बताओ जी उससे आमदन करवा लेंगे? अच्छा, उसकी एक मिसाल है जी, कल उन्होंने दिखाया है, वो जो मैंने बताया नज़ीर हाशमी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी राइस मिल भी है, फ्लोर मिल भी है। इन्होंने पूछा तुम्हारा चावल कितने का बिकता है, उसने कहा जी 112 रुपये या 120 रुपये किलो। इन्होंने दराज खोला, वहाँ पे जितने पैकिंग में चावल अवेलेबल थे वो 300 से करीब ही थे। इन्होंने कहा अगर ये चावल 300 का बिक सकता है और बिक रहा है तो सिर्फ पैकिंग करने में या ब्रांड बनाने में कितना खर्चा है। फिर उन्होंने एक चावल दिखाया, वो हमने भी कभी नहीं देखा कि एक पैकेट में जिस तरह टी बैग होता है चाय का, इस तरह उसका बैग बना हुआ है, वो लोग लेते हैं गर्म पानी में डालते हैं, चावल बन गए। वो यहाँ कोई नहीं बनाता, वो बनाए तो उसकी भी सेल है। तो सिर्फ हमने नया जहान ढूंढ रहे हैं कि आलू की शक्ल क्या बना के बेचें, चिप्स बना के बेचें तो 3 गुना हो जाती है, हमारे सामने की मिसाल है। तो 2200 की बोरी कितने की बिकती है, देखना ये कि उसको हम किस शक्ल में बेचें। और ऑनलाइन बेचने में फ़ायदा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके जितने लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ बैठ के कारोबार कर सकते हैं। और हमने डिजिटल सेंटर का एक तस्वर बना लिया है, जिस तरह मियाँ साहब ने भी कहा कि हमारा सादा सा सेंटर है। अच्छा, सेंटर डिजिटल ऐसा नहीं कि जिसकी दीवारें अच्छी हों, पेंट अच्छा हुआ हो, 4 पाई बैठ के अगर कोई बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है तो उतना ही एफिकेसी है। तो हम इन्हीं 4 पाइयों पे बैठ के इंशाल्लाह मौके ढूंढेंगे। आपका आलू जो है 2200 का वो 22,000 का बेच के दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोई एक चीज़ बेच के दिखा देंगे ताकि यकीन आ जाए। आप मुंडे दे रहे हैं ना हमें, सही है, ज़रूर है। 10 बच्चे ले लो, हाँ जी, इनको इनमें से हम 2 तैयार कर सकेंगे, 10 के 10 कभी भी तैयार नहीं जी सही। सीए वाले की तरह छोड़ के भाग भी सकते तो वो अच्छा है, भाग जाए, कोई हर्ज नहीं, सही। कुछ और करें। तो अब आप इनको इनक्यूबेटर सेंटर का बताएं कि भाई क्या क्या बनाया, वो राइस और अच्छा, राइस वो दोस्त की राइस मिल थी और फ्लोर मिल है, दोनों है। इन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि ब्रांड तुम्हारा बने, उसने कहा जी मुझे क्या, मुझसे आप खरीद लें चावल। तो इन्होंने कहा कि तुम 100 ब्रांड बनवाओ यहाँ पे ना, एक सेंटर बनाओ जहाँ नौजवान आएँ, आके तुमसे चावल लें, अच्छा उसकी पैकिंग करें, ब्रांड का नाम रजिस्टर करें, ऑनलाइन बेचें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 100 किलो लेके पहले तजर्बा कर लें, 100 किलो बिक जाए आगे से और ले लें। उसने कहा जी मैं जगह भी देता हूँ, वहाँ पे लोगों को खाना भी दूंगा, रैश भी दूंगा। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो मेरा जो 100 का किलो बिक रहा है वो 300 का बेचे, मैं भी उसे 150 का दूंगा, मुझे 50 और बढ़ रहे हैं। तो ये जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है सारी यूनिवर्सिटियों ने बनाए हैं, हर शहर में बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो हमारे इन शहरों में नहीं है तो हम खुद बना सकते हैं। तो वो जो इसी हफ्ते हम उसका इफ्तिताह करेंगे, उसमें मियाँ साहब को ज़हमत देंगे। जो मैंने फ़रुखाबाद में जितना काम किया UNDP के साथ, सीडा के साथ, तो हमने फ़रुखाबाद तरक्याती मनसूबा एक प्रोग्राम था 3 यूसीज़ को आइडियल बनाने का, अवेयरनेस दे के। तब सोशल मीडिया की तरह इम्पैक्ट नहीं था, हमें पता नहीं था, तो हमने अवेयरनेस देते रहे। तो मियाँ साहब यहाँ से जाया करते थे, मेरे उस प्रोजेक्ट में मुझे सपोर्ट किया, सारा साथ रहे। तो इसमें भी इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे, इनको वहाँ बुलाएंगे उस सेंटर के इफ्तिताह में, और फिर जब देखेंगे तो इनके फिर कहने पे यहाँ भी हम खोलेंगे इंशाल्लाह। ये तो पहले ही 18 घंटे दे रहे हैं, तो जो बंदा बैठा है उसके पास हमारा भी एक सेंटर होगा ना, इसका भी ज़्यादा नज़र मार लिया करो। डेरे को ये बेहतर कैसे प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊँ। यानी डेरे में 18 घंटे तो ये बैठे हैं, जी जी, लोग भी आ रहे हैं, फ़ायदा भी जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं डिजिटल करने? मेरा तो ख्याल है इन्हें भी TOT करानी चाहिए, 10-20 मियाँ लियाकत बनाएं कि उनमें से बंदे आगे लोगों को बता रहे हो। अगर किसी को ये नहीं भी बैठे हुए तो डेरे का हर बंदा जो रोज़ बैठता है उसकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड होना चाहिए कि वो कहे कि मियाँ साहब इसका ये जवाब देते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, कचहरी जाना है मैं तुम्हें बताता हूँ, कहाँ दरख्वास्त देनी। तो वो प्रोसीजर होता है, जो बैठने वाले होते हैं ना अपने आप को पैसिव करेक्टर समझते हैं हमेशा। तो शायद इनका भी बोझ कम हो जाए अगर बाकी बंदे बैठे भी एक्टिव रोल अपना लें। तो मुझे तो लगता है कि इस डेरे को अगर हम लाइव करें, इसके फैसले यहाँ आने वाले चंद एक लोगों की गुफ्तगू जिनको ये मुनासिब समझे, ताकि पूरे मुल्क में डेरों का एक इफेक्टिवनेस जो है वो लोगों को पता चले, और इस डेरे को एक पायलट प्रोजेक्ट बना के हम मॉडल बना सकते हैं।
कि फ़लाँ बंदा आया, 2 बंदे झगड़े थे, यहाँ आए, सुलह हो गई, थाने में इतने पैसे लगते, कचहरी की चीज़ें, इतनी तबाही होती। तो ये डेरे को जिस तरह चला रहे हैं, इसको थोड़ा ये इस तरह करें कि अपनी सलाहियत को आगे और मियाँ लेकर तैयार करें। जिस तरह आपको मैंने कहा कि 30 होने चाहिए, 300 रियाना अल्लाह वाला, तो उसमें ये होगा कि थोड़ा जिन्हें भी आराम का मौका मिल जाएगा, फैमिली लाइफ और बेहतर हो जाएगी, 4 घंटे घर भी देंगे, तो भाभी बच्चों के गिले भी दूर हो जाएंगे। अगर जो कुछ हमने अभी किया, नॉर्मली आप हर रोज़ करते हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सीखे सिखा, लेकिन हमने सिर्फ एक फ़र्क किया कि आपके फेसबुक पे जाके उसको लाइव कर दिया, वो रिकॉर्ड हो गया, कुछ लोगों ने वहाँ देख लिया, फिर हमने उसको डाउनलोड किया, आपके यूट्यूब पे डाल दिया, फिर उस पर लिख दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़वाइद। अब कुछ सर्च करेगा तो आप उसको दे सकते हैं, यार ये देखिए, फिर आएंगे मेरे पास। इसी तरह से आपके पास रोज़ फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं, बच्चे को भी कहते हैं बैठो देखो क्या हो रहा है, तो बच्चे को बैठा के देखते हैं क्या हो रहा है, तो वो क्या करें कि जब भट्टा ख़त्म हो जाए, मसला ख़त्म हो जाए, तो आप 15 मिनट गुफ्तगू करें, 10 मिनट गुफ्तगू करें, 5 मिनट गुफ्तगू करें, इधर कर लो, और उसको आप रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक और यूट्यूब पे डाल दें। जब आपने अपने फेसबुक यूट्यूब पे डाल दिया, अब आप जिंदा रहेंगे हमेशा, जब तक यूट्यूब फेसबुक चल रहा है आप जिंदा हैं। इनके अपने बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों के बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों के बच्चों को दिखाएंगे, ये चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि खैर है, उससे क्या होगा कि आपकी इफेक्टिवनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, एक दिन में असर नहीं आएगा, क्योंकि अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं आया, लेकिन फिर भी मोहल्ले में आप श्योर हैं कि एक घर में एक आध फ़ोन, स्मार्टफोन पहुंच गया, तो उसके अंदर कंटेंट जो वो देख रहा है वो गड़बड़ देख रहा है, उसकी जगह हम वो कंटेंट डाल दें जो आपके जहन में है, आपको मालूम है सोल्यूशन। अगर वो आपकी वीडियो ही देख के हम मसला हल कर लें, या और जो पाकिस्तान में जो मसाइल लोग लेके बैठे हैं वो सारे तो इधर नहीं आ सकते, फ़ोन हर जगह पहुंच गया, तो हम अपने इल्म को उन तक शेयर कर दें कि इसको ऐसे कर लो बेटा, इसको ऐसे कर लो बेटा, इसको ऐसे पढ़ो। आपको सियासत आती है, आप सियासत सिखाना शुरू कर दो। अगर अच्छे सियासतदान नहीं है आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि मैं समझता हूँ कि सियासत को हमने लेबल कर दिया कि गंदा तरीन काम है। अगर कोई अपने आप को सियासी मैं बोले जी सियासतदान हूँ, तो उसको हो और कोई काम रह गया, इससे गंदा कोई काम नहीं था, तो ये हमने गंदा कर दिया है। तो नबियों का काम सिखाते थे, गंदा कर दिया, और इसके लिए और बहुत अदारा है ये सियासतदान के जिसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। और आज का जो दौर है, इसमें जिसके पास पैसा है वो पार्टी, अच्छी पार्टी का टिकट भी ले सकता है, वो पैसे खर्च करके जीत भी सकता है, उसकी कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं, पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहा, तो वो कैसे जाके पब्लिक के मसाइल के बारे में, वो पब्लिक में ही नहीं रहता तो पब्लिक के मसाइल का उसे क्या पता होगा। और अगर वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है तो उसे अपनी बात करने का ढंग असम्बली में भी नहीं होगा, उसे अपनी बात को मनवाने का ढंग जो असल मुक़्तदर हैं, हमारे मुक़्तदर तबका जो हुकूमती तबका है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, उनसे बात करने का उसे ढंग नहीं होगा, उससे काम लेने का, अगर वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो वो उससे किसी भी अच्छे तरीके से काम नहीं ले सकेगा। वो उसे जिस तरह जब चाहे, कोई माहिर मुआशियात नहीं है, वो बस वो सियासत के लिए देखे, मस्जिद में इमाम रखना है तो उसे नमाज आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए इमामत कैसे करवाते हैं। मशीन पे काम करने वाला रखना है तो उसे पता होना चाहिए कि वो मशीन कैसे चला सकता है। दुकान खोलनी है तो उसे मैकेनिक होगा तो वो दुकान खोलेगा कि अच्छा मैकेनिक है, मैं गाड़ी ठीक कर सकता हूँ, मैं खोल लेता हूँ, वर्कशॉप खोल लेता हूँ। अगर टीचर भर्ती करना है तो उसकी एजुकेशन क्या है, पॉलिटिशियन के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। उसका आईडी कार्ड होना चाहिए और वो 5,000 रुपया जमा करवा के उम्मीदवार कौमी असम्बली बन सकता है। गाड़ी नहीं चला सकते, इलेक्शन लड़के जीत के, इलेक्शन लड़के हुकूमत चला सकते हैं। लाइसेंस नहीं है। जब वो ऐसा शख्स जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं होगा, जिसका कोई ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है कि वहाँ से वो तालीम हासिल करे कि सियासतदान होता क्या है, तो फिर दूसरा हम देख भी रहे हैं, जो बंदा 25 करोड़ रुपया लगा के MNA बनता है,
कितने लोग हैं जो खुद पैसा लगा के तो खिदमत खलक के लिए बनेंगे? फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। मुफ्त तो हो सकता है कोई कि ठीक है यार मेरे अकाउंट से पैसे लगे हैं मैं कर लूँ, लेकिन 25 करोड़ 50 करोड़ एक मामूली बात है एक MNA के हल्के में। जब वो इतने पैसे लगा के जाएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं है, ना वो पॉलिटिकल वर्कर है, ना उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है, ना वो ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकेगा, ना वो असम्बली में कोई ढंग की बात कर सकेगा। आपने कितने ही MNAs देखे होंगे जो 5 साल टन्योर गुजार के आते हैं, लेकिन एक बार भी असम्बली में नहीं बोलते, पता ही नहीं होता, सिर्फ मेंबर हैं और पार्टी ने टिकट दिया है क्योंकि पार्टी के लिए वो बड़े फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं, पार्टी को फंड दे रहे हैं, तो बरादरी भी उनकी काफ़ी है, पैसा भी खर्च कर लेगा, तो बस ठीक है वो बैठा है, गिनती में पूरा है वो, ये बंदा, ये भी बंदा गिनती में पूरा है, तो वो पूरे करने के लिए वो देते हैं टिकट। और इस तरह ये सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। लेकिन वैसे आपने जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी ज़रूर करें। तो कि ये अवेयरनेस दें, ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है कि बच्चे आज के इससे सही तरीके से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे, मुआशरती भी मुआशी भी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी मुहिम शुरू की जाए कि सड़क पे चलना लोग सीख जाएं कि सड़क पे कैसे चलना है, अगर रुकना है तो कैसे रुकना है, किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। जब हम चलते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है हमारे आगे कोई ब्रेक ना लगाए, बस हम शूटर निकल जाए। तो जब रुकते हैं तो फिर हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारे पीछे भी कोई परेशान होगा। जहाँ खड़ा हुआ वहीं रुक गए हैं, जहाँ दिल किया वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, जहाँ दिल किया वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, चाहे कितना ही लोगों को मसला बने। ये इस और दूसरा ये मेन रोड पे जो मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग, सैकड़ों एक्सीडेंट में डेली मरते हैं, सैकड़ों लोग हादसात में। लेकिन कोई अदारा, कोई प्राइवेट अदारा, कोई प्राइवेट लोग उन्हें अवेयरनेस देने के लिए तैयार नहीं है कि मोटरसाइकिल को मेन रोड पे किस तरह चलाना है। 5-5 बच्चे भी साथ बिठाए हुए हैं और खुदा की कसम इतना अफसोस होता है कि जी मेरे सर बड़ी अच्छी रुकना कैसे है, चलना कैसे है। तो अगर जिस मुआशरे को सड़क पे चलना नहीं आया ना अभी तक, वो बाकी क्या उससे आप तोक़ो रख सकते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसे साथी, कोई ऐसे दोस्त मिल जाए कि जो लोगों को इस तरफ मतवज्जा कर सकें कि यार खुदा के लिए, अपनी जान के लिए, लोगों की जान के लिए, तो कोई ऐसा सलीका अपनाएं जिससे कोई लोगों को भी फ़ायदा हो और आपका नुकसान भी ना हो। अच्छा, मेरे सामने जो अभी तजावीज़ दी हैं ये बड़ी अहम है, क्योंकि हर हवाले से काम करने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया पे आना चाहिए ताकि ये इम्पैक्ट इसका बड़ा हो। मैं एक मिसाल दूंगा कि पहले जितना तशद्दुद होता था पुलिस की तरफ से, अब वो सारे इदारे कहते कम हो गया कि कोई ना कोई वीडियो चढ़ जाती है, उसका एक्शन हो जाता है। अगर कहीं बंदा गलत गाड़ी पार करके पूरे लोगों को अजियत में रहा तो कोई बंदा हिम्मत करके उसकी वीडियो उठाए डाल दे। अच्छा, जब उस पर लोग कमेंट डालेंगे, गालियाँ पड़ेगी, खुद ही ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा। फ़र्क पड़ रहा है मोबाइल आने से। कोई बंदा तशद्दुद करते सोचता है कि वीडियो तो नहीं बन रही, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता एक चेक एंड बैलेंस बनता जा रहा है टूल। बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो जो ट्रैफिक की सेंस है उसके हवाले से लोगों की बातें इसमें होनी चाहिए। आप करें, आपकी जो बातें लोगों तक गई हैं तो ये हर मौजू पे जानी चाहिए इस तरह, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी कोई नौजवान आप ही दें जिनको हम कह देंगे इस मौजू पे तुमने बात करनी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो इस आपकी इस गुफ्तगू से ये अहमियत पता चलती है कि आपको सोशल मीडिया की अहमियत का पता है, आप चाहते हैं कि इन मौज़ूआत पे भी बात हो रही है। बड़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी देखिए कितनी चीज़ें लोग मोबाइल से ही ख़रीद रहे हैं, मोबाइल पे ही बेच रहे हैं, कितनी रहनुमाई ले रहे हैं, डॉक्टर्स तक के आपको पता चलता है कौन सा डॉक्टर कहाँ पे है। तो ये अभी एक रेवोल्यूशन है। कल मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि जो बंदा मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे नहीं है वो अगले 5 साल बाद अंधा हो जाएगा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो अभी ईजी पैसा से आप पैसे भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिल के ये जो डिजिटल लिटरेसी का हमारा प्रोग्राम है इसको ज़्यादा बढ़ाएँ, ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाएँ और इस डेरे को मिसाल बना के ताकि इस तरह के और भी डेरे बनते जाएँ।
तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया, और रेहान भाई को डेरा आपका बड़ा पसंद आया। तो हमारी कोशिश होगी कि ये डेरा लोगों के लिए इसी तरह काम आता रहे, और जो मिशन है रेहान भाई का, सब दोस्तों का, हर आपका वोटर भी अगर 1 लाख महीना कमाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी आपके लिए भी कोई नहीं होगी कि हर बंदा जो है वो ज़्यादा कमाए, ज़्यादा इस एरिए में तो 10,000 रुपया भी कमाना शुरू कर दे तो यकीन करें इतनी ज़्यादा इन सिखाने वालों को दुआएं देंगी ना कि शायद उन्हें आप 1 करोड़ अरबों रुपया भी लगाए फिर नहीं। 1 करोड़ बंदा, आप 10 करोड़ बंदा मेरे पास भेज दो। अच्छा ना मेरा दो जी बात है हूँ जरा बंद करो, फिर जरा खुले मुंह पड़ना गल करने। हाँ नहीं खुले भी नहीं ऐसे नहीं बात करनी, वैसे अच्छा सिखाएं ऑफ द रिकॉर्ड बात करनी। अच्छा फरुखाबाद इन्होंने फरुखाबाद कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन दिए। अच्छा वो कल से उन्होंने देखा कितने हमारे फ्रेंड बन गए, और डे बाय डे ज़िंदगी बदलती है। तो रेहान भाई कहेंगे कि यहाँ भी लिटरेसी स्कूल खोल लें, और मैं तो इनको ये हाँ बोले तो निकाह होगा। नहीं हाँ करेंगे तो 100 फ़ोन भी पहले आपके जो ग्रेजुएट को 100 फ़ोन भी मिलेगा। ठीक है 100 फ़ोन, चलो ये बात बाद में करते हैं। अच्छा ठीक है जब 50 फ़ोन शेखपुरा के लिए लो जी ठीक है। अच्छा चले जी, मेरे 100 फ़ोन है फरुखाबाद के लिए, तो मैं 50 मियाँ साहब को दे दूंगा शेखपुरा के लिए इस लिटरेसी स्कूल को। चलो अभी आप मूड में हैं उखाड़ने के, अभी कर लेंगे नहीं और गल्ला कर अच्छा उन्हें तो बगारी करना ना साफ ही आउं के बंदे एकदम नहीं चालू कर देना दोबारा के हम शहर दे ते मेरे साहब कहना पिंड चले ज़मीन